सर, चैरिटेबल ट्रस्ट सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। डायरेक्ट टैक्स वॉल्यूम 1 में चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर नंबर 7 में कुछ अमेंडमेंट्स हैं जून और दिसंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस चैप्टर को 11th एडिशन की बुक से कंप्लीट कर रखा है, यानी लास्ट ईयर बैच। सर, काफी सारे मेजर अमेंडमेंट्स मैंने आपको जो 2020 के थ्रू आए थे वो मैंने आपको क्लास के अंदर करा दिए हैं। चाहे वो नया सेक्शन हो 12AB वाला, मेनली वही सेक्शन है और उसी के चलते 12A में भी अमेंडमेंट है और एक टेबल भी मैंने आपको दे रखा है क्लास में। तो इसकी जो मेजर अमेंडमेंट्स थी वो तो मैंने पिछले बैच में ही आपको करा दी, कंसिडरिंग आपका ये सेक्शन 12A के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई बिकॉज ऑफ द न्यू सेक्शन 12AB, राइट। उसके अलावा आपको अब ये पेज नंबर 15 पे जो ये प्रोसीड्योर है ये अब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपका एग्जाम जून या दिसंबर 2022 में है। पेज नंबर 15 पे जो सेक्शन 12AA का प्रोसीड्योर है, वैसा ही मिलता जुलता प्रोसीड्योर किसका है? सेक्शन 12AB का। आपको एग्जाम में अगर प्रोसीड्योर पूछा तो 12AB का ही प्रोसीड्योर पूछेगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है और जो पिछला सेक्शन था 12AA वो बंद हो चुका है 31 मार्च को। तो आप रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देंगे 12A में और प्रोसीड्योर अप्लाई होगा 12AB का, और उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स आपने 12A में पढ़ी क्लास में ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड में आपको डिस्कस कर रखा है पिछले बैच में ही, ठीक। वो सब एज इट इज आपको एग्जाम्स के लिए तैयार करना है। इनफैक्ट ट्रस्ट की जो 2 क्लास है उसमें पहली क्लास अगर आप मेरी कर लेते हो उसी में एग्जाम्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाता है, ये मैंने क्लास में कहा हुआ है। शुरू के 1-1.5 घंटा जो मैं पूरा एक फॉर्मेट देता हूं कि अगर एग्जाम में ट्रस्ट का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करोगे, तो वो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में कवर हो जाता है। उसके अलावा कुछ ये थ्योरेटिकल चेंजेस हैं, प्रोसीड्यूरल चेंजेस, जिसका मैंने एक टेबल भी आपको नोट्स में दे रखा है। ये भी मैंने आपको क्लास में अंदर कवर करवा रखा है। पेज नंबर 7.20 पे ये टेबल सारे अमेंडमेंट्स को कवर कर लेता है। बिकॉज ऑफ 12AB जो नया प्रोसीड्योर है रजिस्ट्रेशन का, उसके रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स 12A या AB में आए हैं उसको ये टेबल कवर कर लेता है, सारे सिचुएशंस को। ये भी आपके साथ क्लास में डिस्कस हो रखा है, राइट। इसका डिस्कशन तो अभी हम लोग कर ही नहीं रहे, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहां छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2021 की, एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 अगर आपका एग्जाम जून या दिसंबर 2022 में है, सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। सर, पेज नंबर 7.5 पे आओगे तो छोटा सा यहां पर अमेंडमेंट्स है। क्लास में क्या पढ़ाता हूं आपको कि अगर आप ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को जो भी इनकम होती है या जो भी डोनेशन और कंट्रीब्यूशन आता है उसका 85% इसको चैरिटेबल पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है, और आप हर साल 15% एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको 100 रुपए की इनकम है और आपने 85 रुपीज खर्च कर दिया है तो 15 रुपए पे आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। दैट 15% यू कैन एक्यूमुलेट। उसके अलावा अगर आपको कोई डोनेशन मिल रहा है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन कि ये आपका कॉर्पस फंड है, इसको खर्च नहीं करना है, इसको इन्वेस्ट करना है, हाँ, इससे आने वाली जो इनकम होगी से इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, आप उसको खर्च कर सकते हो, वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसको खर्च करने के लिए तो ऊपर वाला नियम ही लगेगा, यहां पर 85% वाला और 15% वाला। मान लीजिए किसी डोनर ने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए डोनेशन, स्पेसिफिक डायरेक्शन की, आपका कॉर्पस डोनेशन है, तो वो तो अब टोटली एग्जम्प्ट है, उस 2 करोड़ पे आपको टैक्स नहीं देना है। अब इसको आपने बैंक में इन्वेस्ट करके वहां से इंटरेस्ट की इनकम अर्न की 20 लाख रुपए की, तो उसको इसके अकॉर्डिंग लेके जाएंगे आप। इनकम से अगर इनकम होती है तो वो ऊपर चली जाएगी। जो पहला आपको डोनेशन मिला है कॉर्पस बोल के, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, ये क्लास में बताया। उस पे कंडीशन आ गई है। कंडीशन ये आ गई है कि भाई सुनो, तुमको ये वाला रुपया जो नॉन कॉर्पस वाला रुपया है और जो कॉर्पस वाला रुपया है, इसका अकाउंट अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा, इसको इन्वेस्ट अलग अलग करना पड़ेगा। सर, अगर कोई ट्रस्ट है जो बोलता है उसको 5 लाख रुपया का नॉर्मल डोनेशन मिला है और 5 लाख रुपया का कॉर्पस डोनेशन मिला है, तो उस 5 और 5 लाख को वो मिक्स नहीं करेगा। जो कॉर्पस डोनेशन का रुपया मिला है जिस पर वो एग्जम्पशन लेने वाला है 11A1D में, इस पे अब कंडीशन आ गई है, आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आप इस पैसे को अलग से इन्वेस्ट करेंगे।
इन्वेस्टमेंट का प्रोसीड्यूर मैंने आपको कहां दे रखा है, पेज नंबर 7.8 में आपको पढ़ा रखा है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जो फंड्स होते हैं 15% वाला या कॉर्पस वाला, या फिर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब आप एक्यूमुलेट करते हो 5 साल के लिए, तो आपको इस पैसे को शेयर मार्केट में नहीं ले जाना है, अपने घर में नहीं ले जाना है, अपने नॉन चैरिटेबल बिजनेस में यूज नहीं करना है। आपको तरीके दे रखे गए हैं उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है। सर ट्रस्ट का पैसा इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, कंडीशन आ गई है, बस कंडीशन आ गई है कि हम कॉर्पस डोनेशन को तभी एग्जम्प्ट करेंगे 11(1)D में जब आप इस कंट्रीब्यूशन को, जो कॉर्पस बोल के आई है, इसको आप इन्वेस्ट करो और स्पेसिफिकली उसको मेंटेन अलग करो। कहता है सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन वन और मोर ऑफ द फॉर्म्स और मोड्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 11(5) मेंटेन्ड स्पेसिफिकली फॉर सच कॉर्पस। मतलब तुम्हारे पास जो नॉर्मल डोनेशन है, ठीक, और जो तुम्हारे पास कॉर्पस वाला डोनेशन है, तो नॉर्मल डोनेशन ऊपर चला गया, अब मान लो उसमें से 85% खर्च कर दिए तो बचा कितना, 15%, और जो नीचे वाला कॉर्पस डोनेशन है आपके पास, इन दोनों को इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अगर अकाउंट खुलवाना है, मान लो आप बैंक में सेविंग बैंक में आप ट्रस्ट का अकाउंट खुलवा के वहां एफडी करवाना चाहते हैं, तो दोनों का अलग अलग अकाउंट रखना है आपको। सर इन एनी केस मान लो आपने बोला कि आपको इस साल कॉर्पस डोनेशन मिला है 20 लाख, अगले साल मिला है 25 लाख, उसके अगले साल मिला है 30 लाख। तो अगर मैं आपके यहां आऊं ऑफिस में, तो आप मुझे बता सको कि कॉर्पस डोनेशन कौन सी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है, अलग से उसका अकाउंट मेंटेन करो, अलग से लेजर मेंटेन करो, अलग से उसके इन्वेस्टमेंट की ट्रैकिंग करो। बस इतना गवर्नमेंट चाहती है तुमसे, तुमको ये एग्जम्पशन दे देगी। सर लोग मिसयूज करते थे, क्या करते थे, कॉर्पस के नाम से पैसा ले लिया, कॉर्पस के नाम से पैसा ले लिया और उस पर टैक्स नहीं दिया, और उसी पैसे को उस पैसे को जो रुपया आया, उस पैसे को इधर 85% वाले में यूटिलाइज करके दोनों बेनिफिट ले लेते थे, क्योंकि ट्रैकिंग तो होती नहीं थी पैसे की, अकाउंट की ट्रैकिंग नहीं होती थी। समझ रहे हो, कॉर्पस का डोनेशन आया, उसको तो मुझे टैक्स देना ही नहीं है कि सर ये कॉर्पस का पैसा है, ठीक। अब जो दूसरा नॉर्मल मेरे पास इनकम आया है, जिसका 85% खर्च करना है मुझे एग्जम्पशन लेने के लिए, लोग क्या करते थे, कॉर्पस वाले फंड को ही डाइवर्ट कर देते थे उधर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। करंट ईयर से फाइनेंस एक्ट 2021 की तरफ से अब एग्जाम में अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कॉर्पस डोनेशन 2 लाख, आप उसको एग्जम्प्ट करना, लेकिन साथ में एजम्पशन ले लेना कि तुमने इसको स्पेसिफिकली अलग से मेंटेन कर रखा है स्पेसिफाइड मोड्स में, जो मोड्स 11(5) के दे रखे। इन एनी डे अगर मैं आपके यहां जाऊं, आप मान लो चैरिटेबल ट्रस्ट और मैं आपके यहां जाऊं कि भाई तुमको 20 लाख का कॉर्पस डोनेशन मिला था, कहां लगाए हो, तो तुम फटाफट अपना लेजर दिखा दो, फटाफट इन्वेस्टमेंट के पेपर दिखा दो कि सर ये कॉर्पस आया था, ये देखिए यहां मैंने इसको इन्वेस्ट किया है। ये तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, मिसयूज नहीं चलेगा। डबल बेनिफिट ले रहे हैं लोग, तो डबल बेनिफिट, एक तो ट्रस्ट ऐसे ही बेनिफिट दे रहा है आपको, क्लास में बताता रहता हूं ट्रस्ट का लोग कैसे मिसयूज करते हैं, उस पर से भी तुम कॉर्पस को नॉन कॉर्पस में यूज करके बोलते हो नॉन कॉर्पस 85% यूज हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी यहां पे। उसके बाद बच्चे बोले सर इतनी सारी अमेंडमेंट से कैसे होगा, थांबा, थोड़ा थोड़ा करके आराम से डिस्कस करते चलते हैं। बोला किसी कारण से अगर तुमने कॉर्पस फंड को यूटिलाइज कर भी लिया, तो हम उसे यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पस। वो जो 85% वाला हिस्सा है ना, नॉन कॉर्पस, समझ रहे हो, तुमने क्या किया, कॉर्पस से पैसा निकाल लिया, अकाउंट बोल दिया पीछे अलग मेंटेन करो, उसको अलग से इन्वेस्ट करो। किसी कारण से कभी एक ऐसी सिचुएशन आई कि तुमको कॉर्पस के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना पड़ा चैरिटेबल पर्पस में यूज करने के लिए, जहां पर तुम वो बोलते हो कि मैं 85% चैरिटी करके एग्जम्पशन ले लूंगा नॉन कॉर्पस इनकम की। तो तुम अगर कॉर्पस का पैसा यूज करोगे, कॉर्पस का पैसा साफ साफ बोल रहा है क्या, एप्लीकेशन पेज नंबर 7.6 पे अमेंडेड पोर्शन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस फ्रॉम द कॉर्पस। कॉर्पस को तो खर्च करना ही नहीं था, कॉर्पस से होने वाली इनकम को खर्च करना था, लेकिन तुमने क्या किया,
कॉर्पस से पैसा निकाल लिया। पहले तो पिछले पेज पे पढ़ा कॉर्पस को अलग से इन्वेस्ट करना है, कर दिया। अब उसमें से तुमने 2 लाख रुपया निकाल के चैरिटी पे खर्च कर दिया किसी इमरजेंसी सिचुएशन पे, विच इससे इनकम टैक्स उस पैसे को अलाउ कर रही है कि अब चलो इमरजेंसी सिचुएशन है, कॉर्पस, अरे भाई इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे अपनी जमीन घर बेचना पड़ सकता है ना, वैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रस्ट ने उस कॉर्पस के फंड को यूटिलाइज कर लिया चैरिटेबल पर्पस के लिए। बोलता है हम इसे यूटिलाइजेशन नहीं मानेंगे, 85% में इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन अब वापस जब तुम्हारे पास पैसा आ गया नॉन कॉर्पस फंड में, वापस आ गया पैसा, अब तुम उसमें से जो 2 लाख रुपए निकाले थे कॉर्पस वाली इन्वेस्टमेंट में से, तुम उसको रिफिल कर दो, मतलब पैसा उसमें जाके डाल दो अगले साल। तो अब जिस ईयर में भी तुमने वापस जो पैसा विड्रॉ किया था तुमने कॉर्पस अकाउंट से और अब वापस डाल दिए कॉर्पस अकाउंट में पैसा, तो अब जिस ईयर में भी तुमने वो पैसा डाला है तब तुमको उस ईयर में एप्लीकेशन बोल के 85% वाले का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब करंट ईयर में तुमने कॉर्पस से पैसा निकाल के चैरिटी में खर्च किया, हम उसे 85% वाली काउंटिंग में नहीं लेंगे। अगले साल तुमने कॉर्पस में वो रुपया वापस जमा कर दिया 85% वाली काउंटिंग में कि भाई इतने रुपए को हमने चैरिटेबल पर्पस के लिए यूटिलाइज किया, कर लो। बहुत सिंपल। हम लोगों ने क्लास में लिस्ट बना रखी है ना कि 85% को कहां कहां तुम यूटिलाइज कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हो, दूसरों को डोनेशन दे सकते हो। ऐसे ही अब तुम उसमें क्या ऐड कर सकते हो कि सर पिछले साल कॉर्पस से पैसा निकाला था लेकिन उसको आपने मुझे एज ए चैरिटेबल पर्पस यूटिलाइजेशन नहीं देने दिया, क्लेम करने नहीं दिया, अब इस साल मैंने वापस पैसा अपने उस कॉर्पस में डाल दिया, तो अब तो दे दो, बेनिफिट मिल जाएगा। यानी पिछले साल कॉर्पस से पैसा निकाल के चैरिटी में खर्च किया तो तुमने मुझे बेनिफिट नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहां लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर बोलता है करंट ईयर में अब तुमने फंड वापस मेंटेन कर दिया कॉर्पस वाला, इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा निकाला था, अब पैसा तुम्हारे पास इस साल आ गया तो तुमने पैसा वापस डाल दिया, तो जो पैसा कॉर्पस में गया अब तुमको चैरिटेबल पर्पस का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि पैसा तो तुम ऑलरेडी पिछले साल खर्च कर चुके हो कॉर्पस से निकाल के चैरिटेबल में, खाली बेनिफिट नहीं मिला। तो बेनिफिट मिलेगा, डेफर हो गया, कॉर्पस से पैसा निकाल के तुमने खर्च कर दिया इमरजेंसी सिचुएशन में, बेनिफिट मिलेगा लेकिन अगले साल मिलेगा या उसके भी अगले साल मिलेगा। कब? जब तुम वापस पैसा डाल दो कॉर्पस में से, अपनी जो नॉन कॉर्पस इनकम है या जो कह लो ट्रस्ट की जो नॉर्मल इनकम सब होती है, प्रॉपर्टी इनकम या नॉर्मल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, नॉन कॉर्पस वाला जो मिलेगा वो पैसा। हाउएवर द अमाउंट सो not so treated as application or part thereof shall be treated as application for charitable purpose in the previous year, यानी आगे के सालों में, in which the amount or part thereof is invested or deposited back into one or more forms or mode specified in subsection 5 this। वही चीज यहां लिख रहा है, समझ गए? एक अगर तुम्हें कॉर्पस डोनेशन मिलता है तो उस पर पहले की तरह एग्जम्पशन है, खाली उस पैसे को तुम 11(5) में जो स्पेसिफिक मोड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करोगे और अलग रखोगे, नॉन कॉर्पस या जो अदर इनकम होती है ट्रस्ट की उसके साथ मिक्स करोगे नहीं, इजीली ट्रेसेबल होना चाहिए। डन? हाँ सर, मैंने इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एफडी कराई है ना वो कॉर्पस वाली है। डन? अब तुमने किसी साल 5 लाख रुपए उसमें से निकाल के चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च कर दिए तो उसको खर्चा नहीं माना जाएगा जिस साल खर्च किए हो। अब उसके मान लो 2 साल के बाद तुमने अपना जो नॉर्मल जो ट्रस्ट का इनकम होता है और जो नॉर्मल नॉन कॉर्पस फंड आता है उसमें से अब तुमने वो रुपया 5 लाख वापस जमा कर दिया जाके कॉर्पस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बस जिस साल तुमने वापस जाके जमा किया उस साल इसे 85% वाले खर्चों की जो लिस्ट की काउंटिंग हम लोग क्लास में करते हैं उसमें ले लिया जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। फंड से पैसा निकाल के खर्च करोगे तो खर्चा नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस भी साल फंड में पैसा वापस डाल दोगे, खर्चा तो तुम कर चुके होते पहले, अब तुम्हारे पास दूसरे इनकम आई, तुमने फंड में पैसा वापस डाल दिया, खर्चा मान लिया जाएगा। दोबारा खर्च नहीं करना है, फंड में जमा कर दो, खर्चा मान लेंगे क्योंकि खर्चा तो तुम पहले ही कर चुके थे। आइए सर, अब अगला पॉइंट क्या कहता है? अगर लोन लो के खर्च करोगे तो खर्चा नहीं मानेंगे। तुमने बैंक से लोन लेके चैरिटेबल पर्पस में यूज किया है पैसे को, इसे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। भाई तुमको बोला था 85% खर्च करने,
कौन सा इनकम? इनकम फ्रॉम ट्रस्ट, और जो डोनेशंस और कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं लोगों के नॉन कॉर्पस वाले, उसमें से 85% तुमको चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च करना है। तुमने क्या किया? बोलते हो सर मैं लोन लेके और लोगों से बोरोइंग करके खर्च करूंगा, सो यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ यूटिलाइजेशन फॉर चैरिटेबल पर्पस। 85% में काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुमने 1 लाख रुपए का लोन लेके चैरिटी में खर्च किया है, तो उसको आप 85% वाली जो काउंटिंग करते हैं माइनस करने के लिए, टैक्सेबल इनकम ऑफ ट्रस्ट निकालने के लिए, वहां उसको माइनस मत करना। अगर क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि 1 लाख का लोन बोरो करके तुमने चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च किया है, डन। लेकिन अब कभी ना कभी तो तुम उस लोन को लौटाओगे, तो ये पॉइंट कहता है जिस भी साल तुम उस लोन को लौटा दोगे उस साल तुम 85% में उसकी काउंटिंग कर लेना। बस इतना ही सा अमेंडमेंट्स है यहां पे। बोला सर ये भी तो है, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है लेकिन बहुत काम का है, ये बहुत काम का है। कहता है द कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड और एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी मेड विदाउट एनी सेट ऑफ or deduction or allowance of any excess application of any year of the preceding previous years। हुआ क्या देखिए, बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूं इसका। ईयर 1 में तुमको 100 रुपए की इनकम हुई, ठीक, तुमने 15 रुपया का एक्यूमुलेशन कर लिया, बचा कितना? 85। क्लियर? जो क्लास में फॉर्मेट देता हूं आपको, क्लास में फॉर्मेट देता हूं कि ट्रस्ट को इनकम हुई है 100 रुपए की, तुम ये 15% का एक्यूमुलेशन कर लिए, खर्चा कितना था? खर्चा कितना करना है? 85। तुमने मान लो एक्सपेंसेस कर दिया कितना? 92, तो सरप्लस हो गया कितना? 7। अब देखिए क्या बदमाशी की ट्रस्ट ने, और कोर्ट में जीत भी गया। अब ट्रस्ट बोलता है अगले साल फिर मुझे 100 रुपए की इनकम हुई, फिर मुझे 15 रुपए का एक्यूमुलेशन का मिल गया बेनिफिट। हर साल तुम 15% एक्यूमुलेट कर सकते हो। चैरिटी के लिए खर्च करना था कितना? 80। मैंने खर्च किया कितना? 78। 7 रुपए। सर बोलता है ट्रस्ट की ये 7 रुपए जो पिछले साल का सरप्लस है वो यहां पे एडजस्ट कर दो, और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि हां एडजस्ट हो सकता है। ये तो नहीं पढ़ाया क्लास में। क्लास में तुमको क्या पढ़ाया था? हर साल तुमको 15% एक्यूमुलेट करना है अलग अलग। ईयर 1 को ईयर 2 से कोई मतलब नहीं। ईयर 1 को जो इनकम आई है उसका 15% एक्यूमुलेट करो, 85 रुपए खर्च करो। अब तुम 85 से कम करोगे तो टैक्सेबल, 85 से ज्यादा करोगे तो करो ना, तुम्हारे पास तो 100 रुपए आ रखे हैं। लेकिन ट्रस्ट ने क्या बदमाशी की? अगले साल ट्रस्ट बोलता है ठीक है जी, अगले साल अगर मैंने कम खर्चा किया है तो पिछले साल का सरप्लस उसमें एडजस्ट कर दो और मुझे टैक्स मत करो। और कोर्ट ने भी बोला हां ठीक है। अब बेचारा इनकम टैक्स क्या करेगा? उसने अमेंड कर दिया कि नहीं नहीं, पिछले साल अगर तुमने ज्यादा पैसा खर्च किया है तो उसको करंट ईयर की एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, अलग अलग हर साल रखो, एक साल को दूसरे साल से मिक्स मत करो। ठीक है, बस तुमको इतनी ही सी अमेंडमेंट्स है। बोला सर ट्रस्ट में तो और भी अमेंडमेंट्स हैं। बेटा सारी अमेंडमेंट्स आपको क्लास के अंदर 11th एडिशन की बुक और 11th एडिशन की क्लास में करवा दी गई है। मेजर अमेंडमेंट्स कौन सी थी? 12AB को लेके, और उसके कारण 12A के अंदर जो अमेंडमेंट्स थी जिसका टेबल भी मैंने अपने नोट्स में दे रखा है। बाय, टेक केयर। बस बहुत छोटी सी ये अमेंडमेंट्स थी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना। पहला, पिछले साल का कोई सरप्लस है तो उसको एडजस्ट मत करना, या क्वेश्चन कर रहा हो तो उसको बोल देना गलत है। दूसरा, अगर तुम लोन लेके खर्चा कर रहे हो तो उसको खर्चा मत मानना, लेकिन जिस साल तुम लोन लौटाओगे उस साल तुम उसको 85% में यूज कर लेना। तीसरा, कॉर्पस फंड से पैसा निकाल के, कॉर्पस अकाउंट से पैसा निकाल के खर्च करोगे तो उसे खर्चा नहीं मानेंगे, लेकिन जिस भी ईयर में तुम पैसा वापस उस फंड में डालोगे उस ईयर में तुम उसको 85% वाली लिस्ट में काउंट कर लेना। एंड ये कंडीशनल बेनिफिट मिलेगा कि अगर कॉर्पस का पैसे पर टैक्स नहीं देना है ट्रस्ट को, सीधा सीधा एग्जम्प्ट करना है। हम लोग क्लास में करते थे, सर 5 लाख का कॉर्पस आया, पूरा एग्जम्प्ट क्योंकि ये कॉर्पस है, कॉर्पस पे ट्रस्ट को टैक्स नहीं देना। उसमें अब ये कंडीशन आ गई है कि अलग से मेंटेन करो, और स्पेसिफिकली इस कॉर्पस का अलग से मेंटेन करो, नॉन कॉर्पस या अदर ट्रस्ट की इनकम से मिक्स मत करो। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जो बच्चे YouTube पे क्लास देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर वॉल्यूम 1 12th एडिशन की डाउनलोड कर ले। ये जो नोट्स थे ये मेरे 12th एडिशन की बुक के थे,
12th एडिशन वॉल्यूम, उसमें ये नोट्स दे रखे हैं।